RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हम आपको परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि की खोज और उनके गुणों के बारे में जानकारी प्रदान कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जिसको कहा जाता है कि परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि किस प्रकार से उपस्थित होते हैं, इसकी जानकारी जो होती है वो हमें परमाणु मॉडल से ही प्राप्त होती है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस कण की खोज कब हुई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में पॉजिटिव कणों की खोज की थी, जिसने उसको धन किरणें कहा था, जबकि थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन खोजों के पश्चात जब ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कण उपस्थित हैं, तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि आखिर ये कण किस प्रकार से उपस्थित हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मॉडल प्रस्तुत किया वो जे थॉमसन या जे टॉमसन ने ही प्रतिपादित किया था, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के पश्चात शुरू किया था और लगभग प्रतिपादन इसका 1904 के आसपास इन्होंने किया था। जिस समय इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया उस समय केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी थी, पॉजिटिव कणों के बारे में जानकारी थी, प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में जाकर की थी। तो इस मॉडल को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे प्रथम परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। अब थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा था, किस प्रकार से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, तो उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग में कुछ इस प्रकार से वितरित रहते हैं, फैले रहते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज। उस समय तक केवल धनावेशित भाग का पता था, तो उन्होंने अपने मॉडल को कुछ इस प्रकार से प्रतिपादित किया कि ये धनावेशित भाग इस प्रकार से फैला हुआ है, जबकि ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार से अलग अलग जगह पर उपस्थित होते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके अनेक नाम हो गए, तरबूज मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, प्रथम परमाणु मॉडल है। इंग्लिश में इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, इस प्रकार का मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसमें इसने इस भाग को तो नाम दे दिया धनावेशित भाग, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और ये कहलाए आपके इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित भाग। लेकिन इस मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी तो इसकी ये ही थी कि ये मॉडल केवल अपने सैद्धांतिक आधार पर, अपने अंदाजे के आधार पर दिया गया था। इसका किसी प्रकार का कोई भी प्रयोगात्मक आधार नहीं था। उन्होंने किसी प्रयोग के आधार पर यह नहीं बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इस प्रकार से वितरित रहेंगे, बस अपने अंदाजे से बता दिया कि वही हो सकता है कि परमाणु के अंदर ये भाग ऐसे स्थित रहते हों। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये परमाणु मॉडल की एक पहली कमी थी। दूसरी एक कमी और थी कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता था, स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता था कि परमाणु स्थायी क्यों होता है। अब एक बात देखिए, जब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दोनों पास पास में उपस्थित हो गए, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करके उन्हें उदासीन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। भाई जैसे आप लोगों ने घर पर बैटरी देखी होगी, सेल होता है आपका, सेल के ऊपर एक पॉजिटिव पार्ट, नीचे नेगेटिव पार्ट होता है। अगर तार से हम दोनों को जोड़ दें
दोनों को पास ले आए। घर में बैटरी होती है टीवी चलाने वाली, इन्वर्टर को चलाने वाली, उसके दोनों पॉइंट को अगर हम एक तार से ज्वाइंट कर दें तो उसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और कुछ समय पश्चात वो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि दोनों को हम पास ले आए। जब तक वो अलग अलग है बैटरी आपकी रखी रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो वही बात कुछ यहाँ पर थी कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को निरावेशित कर सकते हैं, आवेश को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव अर्थात प्रोटॉन, जो कि बाद में पता चला था, और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु के अनिवार्य घटक होते हैं। और अगर ये समाप्त हो गए तो परमाणु भी समाप्त हो जाएगा, यानी परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये डाल्टन की थ्योरी भी थी जो हमने आपको पहले चैप्टर में बताई भी है। तो परमाणु 1904 में समाप्त हो गया होता, वैसे तो अब तक नहीं हुआ। तो इसके बाद ये एक कमी थी, दूसरी कमी आपकी ये हो गई। तो इस प्रकार से हम थॉमसन के मॉडल की कुछ कमियां भी आपको बता सकते हैं। इसके पश्चात फिर 1911 में एक वैज्ञानिक आए थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपना प्रयोग जब किया तो उस प्रयोग के द्वारा तो इस मॉडल की मान्यता बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो ये देखते हैं रदरफोर्ड का वो मॉडल क्या था। इसके पश्चात सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, वही रदरफोर्ड हैं, उन्होंने थॉमसन के परमाणु मॉडल में भी कुछ सुधार किए। और वैसे तो वो प्रयोग कर रहे थे अपना रेडियो एक्टिविटी के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने एक नई खोज कर दी जिसे कहा गया नाभिक की खोज। नाभिक की खोज। और इसी के साथ साथ इस टॉपिक को एक नए नाम से और जाना जाता है जिसे कहा जाता है रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि इन्होंने सोने की एक हल्की पन्नी ली, हल्की पत्र, स्वर्ण पत्र जिसको कहा जा सकता है, बहुत ही हल्की, वो लगभग 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर मोटी थी। इतनी हल्की परत बनाई उन्होंने सोने की। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने सोने का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि गोल्ड यानी सोना जो होता है एक बहुत ही आघातवर्धनीय धातु होती है, यानी इसकी बारीक से बारीक जो है परत बनाई जा सकती है। अक्सर आप लोगों ने मिठाई पर भी सुना होगा कि उस पर चांदी का वक्र लगा होता है, वर्क बोल देते हैं उसको। तो वो चांदी का वर्क या गोल्ड वर्क, सोने का वर्क जो होता है वो इन सोने और चांदी की एक हल्की पन्नी ही होती है। तो सोने का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उसकी बहुत हल्की परत बनाई जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, एक हल्की पन्नी पर सोने की तेज गति के एल्फा कणों की बौछार की और उसके आधार पर अपना प्रयोग जो किया उसके अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाले। वो प्रयोग क्या था उसे हम एक चित्र के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ इस चित्र के द्वारा हम इसको ले सकते हैं। इधर से एल्फा कण लिए गए जो कि अत्यधिक तीव्रगामी थे, यानी अत्यधिक वेग वाले एल्फा कण थे। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एल्फा कण पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि हम इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, जो ऑब्जर्वेशन किए उन्होंने, कि अधिकतर एल्फा कण परमाणु के आर पार या पन्नी के आर पार सीधी रेखा में निकल गए। ज्यादातर कण ये सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसका अर्थ ये माना गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। उसके बाद में फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर विक्षेपित हो गए यानी मुड़ गए। और बहुत ही कम कण, तीसरे कण के रूप में लिया गया, तीसरे पॉइंट के रूप में, कि बहुत ही कम कण जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। ध्यान कीजिए यहाँ पर ये मैंने इसको टच नहीं किया, न ही इन मुड़ने वाले कणों को टच किया। तो उन्होंने इन प्रयोगों के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला। वो पहला निष्कर्ष क्या था, उन्हें पता था कि जो एल्फा कण है वो धनावेशित होते हैं, इसीलिए ये वापस आ गए। तो क्यों आए, क्योंकि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है। ये पहले से ही ज्ञात था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है जबकि विपरीत आवेशों में
आकर्षण। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाकर समाप्त हो जाते, आगे नहीं निकलते। दूसरा, ये विक्षेपित हो गए, मुड़ गए, क्योंकि विक्षेपण में भी प्रतिकर्षण बल लगा। अगर आकर्षण बल लगता तो ये मुड़ने की बजाय यहाँ पर आकर समाप्त हो सकते थे। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है तथा परमाणु के बीच में बहुत ही सूक्ष्म अत्यंत छोटा भाग धनावेशित रूप में उपस्थित होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है। इसे परमाणु का नाभिक कहा गया। और जो ये वापस आने वाले कण हैं, इनकी संख्या इतनी कम होती है कि ये लगभग 20,000 में से केवल एक कण ही वापस आता है। इस कारण इसको अत्यंत सूक्ष्म भाग कहा गया। तो यहाँ पर नाभिक की परिभाषा बन जाती है। तो वो परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, एक बात वो देखिए, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। परमाणु के अंदर अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान भी निहित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। अब परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है उसके रूप में देखिए। परमाणु नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत ही अधिक छोटा होता है। अगर हम देखें तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जबकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी लगभग जो परमाणु होता है वो नाभिक की तुलना में 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इसको आप कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे कि हम एक फुटबॉल ले लें, और फुटबॉल तो हमारा हो गया परमाणु, लेकिन जो आलपिन होती है, आलपिन की नोक उस परमाणु के नाभिक के समान मानी जा सकती है। इतना अधिक अंतर इनके आकार में होता है। तो परमाणु के नाभिक के अंदर उसका संपूर्ण धनावेश निहित रहता है। तो यह प्रयोग नाभिक की खोज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि यही पूछा जा सकता है कि आप नाभिक की खोज के बारे में कैसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं, या नाभिक की खोज किस प्रकार से हुई, या रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को चित्र सहित समझाइए। तो आप इस चित्र का निर्माण कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ये किरणें हैं, जो ये वापस आने वाली किरणें हैं, ये इस नाभिक को टच न करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है और ये अल्फा कण भी पॉजिटिव वाले ही होते हैं। इस सिद्धांत को रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके अनेक नाम हो गए, जिसके आधार पर आप इसे तैयार कर सकते हैं। अपनी इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल भी दिया था, लेकिन वो दिया था तब जब 1919 में रदरफोर्ड ने अपना प्रोटॉन की खोज कर दी थी। तो उसके पश्चात जो मॉडल दिया गया उसे कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, और 1919 में जब उसने प्रोटॉन की खोज की तो उसके पश्चात अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर कुछ बिंदु उसने लिए, जिनके अनुसार हम रदरफोर्ड के मॉडल को प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट उसने कहा कि परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो रूप है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। उनमें पहला भाग कहलाता है नाभिक और दूसरा भाग कहलाता है नाभिक के बाहर का अक्षेत्र। मैं जो ये रदरफोर्ड के पॉइंट बोलकर आपको बता रहा हूं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको वो पीडीएफ फाइल भेज सकें। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के बाहर का अक्षेत्र। दूसरे पॉइंट में फिर कहा गया कि परमाणु के नाभिक में उसका संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है, संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि। उस समय तक वैसे न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं थी जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित रहता है। पॉइंट नंबर 3 में फिर ये कहा गया कि नाभिक के बाहर के अक्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक के चारों ओर चक्कर वो किस प्रकार से लगाते हैं? तीसरे पॉइंट में फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह।
सूर्य के चारों ओर ग्रह जिस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए इसको सोलर मॉडल भी कहा गया, प्लेनेटरी मॉडल या ग्रह मॉडल भी इसका नाम दिया गया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, एक बार पहले मैं आपको वो दिखा दूं। देखिए नाभिक में, मान के चलिए हमारा नाभिक है, तो सबसे पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। सबसे पहले है बुध। तो सपोज कीजिए बुध अगर इस प्रकार से चक्कर लगाता है, बुध के बाद आता है शुक्र, तो शुक्र कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। बुध शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी हमारी इस डायरेक्शन में चक्कर लगाएगी। ये कभी एक दूसरे की कक्षा को नहीं काटते। जैसे कि आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा भी होगा कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्षांश पर, अपने अक्ष पर, और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो वो कुछ इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी सूर्य की। अगर ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी, तो इस प्रकार से चक्कर लगाती है। तो ऐसे ही अगर ये नाभिक हो गया, तो एक ग्रह अगर इस प्रकार से चक्कर लगाता है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। तो इस प्रकार के मॉडल को परमाणु मॉडल कहा गया रदरफोर्ड का। इसके बाद उन्होंने एक बात कही कि जो ये पॉजिटिव है, इसके चारों ओर जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चक्कर लगाते हैं, तो इसमें बाहर की ओर लगने वाला जो अपकेंद्र बल है, वो नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के द्वारा ही उत्पन्न होता है, बैलेंस रहता है। या कह सकते हैं जो विकेंद्र बल है वो आकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो जाता है। और एक बात और कही थी उन्होंने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक अकेले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसे संपूर्ण परमाणु द्रव्यमान की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, वे कमियां हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में हमारे रदरफोर्ड का और थॉमसन का परमाणु मॉडल अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो उसकी कमियों को समझने से पहले आप इनके सभी बिंदुओं को आसानी से अंतर्गहित कर लें, अपने आप समझ लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम आपको ये कमियां और इस चैप्टर का बाकी का हिस्सा लगातार रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।